जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का होने वाला है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत ही छोटा चैप्टर है। एक क्लास उपसर्ग की हो जाएगी, एक प्रत्यय की हो जाएगी। उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। तो दोस्तों ये मैंने उपसर्ग प्रत्यय पीछे जो लिखा है वो इसलिए लिख दिया है कि ज़्यादा लिखने में टाइम खर्च ना हो, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग प्रत्यय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उपसर्ग हमारा किस उसमें शब्द में आता है। तो दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय जान लेते हैं। तो मैंने उपसर्ग और प्रत्यय तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो यानी कि उपसर्ग प्रत्यय का जो मतलब है, जो हम क्या ये क्या होता है, उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि किसी भी मूल शब्द के पहले या बाद में, किसी भी मूल शब्द के पहले या बाद में किसी शब्दांश या अव्यय को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। ये शब्दांश भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। तथा मूल शब्द से पहले लगने वाला शब्दांश हमारा उपसर्ग होता है और मूल शब्द के बाद में लगने वाला शब्दांश क्या होता है, वो होता है हमारा प्रत्यय होता है। तो मैं इसकी परिभाषा से इसके समझ लेते हैं। किसी भी मूल शब्द के पहले या बाद में, यानी कि जो मूल शब्द होगा हमारा, मूल शब्द मतलब धातु, या तो मूल शब्द बोल दो उसे या फिर धातु बोल दो। तो मूल शब्द के पहले या बाद में किसी शब्दांश या अव्यय को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। ये शब्दांश भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्दांश कहा जाता है। अब जो मैंने बताया था कि पूर्व यानी कि पहले भाग में लगने वाला शब्दांश क्या होता है, पहले भाग में लगने वाले शब्दांश उपसर्ग तथा बाद में लगने वाले शब्दांश क्या होते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यहां तक ये समझ में आ गया होगा आपको कि उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है। अब इसके उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण से जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैंने लिखा स्वतंत्रता। क्या लिखा? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता मैंने एक शब्द लिखा, तो स्वतंत्रता लिखा। तो स्वतंत्रता का अब इसमें यह जानना जरूरी है, इस शब्द में यह जानना जरूरी है कि हमारा मूल शब्द कौन सा है, यानी कि मूल या धातु शब्द कौन सा है हमारा। तो इसमें स्वतंत्रता में यानी कि जो तंत्र है, तंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, तंत्र जो है हमारा वो मूल शब्द है, धातु शब्द है। तो इसी मूल शब्द धातु शब्द को अगर इससे पहले लगे, यानी कि मैं अभी क्या बोला था कि यानी कि मूल शब्द या धातु शब्द से पहले लगने वाला शब्दांश क्या होता है, उपसर्ग होता है, और बाद में लगने वाला शब्दांश क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो यानी कि इससे पहले ही लगेगा, इस मूल शब्द से पहले क्या लगा, स्व लगा, तो ये क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया। और इसके बाद क्या लग रहा है, ता। तो ता हमारा क्या हो गया, यानी कि मूल शब्द के बाद में क्या लग रहा है, ता लग रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? प्रत्यय। ये हो गया हमारा उपसर्ग हो गया। क्या हो गया दोस्तों? उपसर्ग हो गया। तो ये इतनी सी बात समझने की थी कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है, पहले ये समझ लिया हमने। उसके बाद दोस्तों अब इसमें जान लेते हैं कि इस उपसर्ग और प्रत्यय की व्युत्पत्ति कहां से हुई है। यह जानना बहुत जरूरी है कि उपसर्ग और प्रत्यय आया कहां से है। तो अब हम इसकी शब्द रचना समझ लेते हैं, यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को तो शब्द कहते हैं, ठीक है। अब इसकी व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्द का जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के हैं, जो शब्द के भेद हैं वो 3 भेद हैं। शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़।
रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ मूलतः शब्द के यानी कि मूल स्वरूप शब्द के दो ही भेद माने जाते हैं। मूल रूप से शब्द के दो ही भेद माने जाते हैं, योग रूढ़ नहीं माना जाता। यानी कि रूढ़ और यौगिक दो ही भेद माने जाते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से, पहले यह जान लो कि रूढ़ क्या होते हैं। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, जिनका योग नहीं किया जा सकता किसी शब्द के साथ, वो अपने आप में रूढ़ होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक मतलब दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग रूढ़ होता है यौगिक और रूढ़ के योग से बनते हैं। तो ये जो होगा हमारा योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है। ठीक है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। अर्थ की दृष्टि से तो इसका मतलब हो गया रूढ़ हो गया योग रूढ़ का, और रचना की दृष्टि से दिखाई दे रहा होगा आपको, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ आपस में समान होते हैं। अब यहीं पे जो चीज मैंने बताई थी अभी कि रूढ़ क्या होते हैं, इनका खंडन नहीं किया जा सकता, इनका किसी शब्द के साथ योग नहीं होता, ये अपने आप में रूढ़ ही होते हैं, तो इसका जो है खंडन नहीं कर सकते, अतः रचना में यौगिक रह जाते हैं। अब देखो इसका तो खंडन नहीं हुआ, इसे तो तोड़ा नहीं गया, उसके बाद यौगिक और योग रूढ़ बराबर हो गए, समान हो गए, तो शब्द की रचना में यौगिक ही बचा। अब तो शब्द की रचना में यौगिक बचा, तो जब शब्द की रचना में यौगिक बचा तो जिनसे हम क्या करते हैं, शब्द रचना कर सकते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, शब्द रचना कर सकते हैं, शब्द रचना कर सकते हैं। तो देख लो कि अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हो आप। ये मैंने इसकी मूल रूप इसका वो बताया कि उपसर्ग प्रत्यय का किस तरह से उपसर्ग होता है और किस तरह से प्रत्यय होता है। शब्द रचना बताई मैंने, शब्द रचना का मतलब कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, उपसर्ग और प्रत्यय की। तो आपको उपसर्ग प्रत्यय की उत्पत्ति पता चल गई कि जो रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक शब्द, इन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब यौगिक शब्दों की, अब हमारे पास क्या बचे, अब हमारे पास बचे यौगिक बचे, तो यौगिक जिनसे हम शब्द रचना बनाएंगे। अब इसे मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। दोस्तों, जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में चैनल को शेयर करें, जिससे कि आने वाली क्लास और भी शानदार होंगी और भी जबरदस्त होने वाली है। दोस्तों, अब क्या है इसमें कि यौगिक शब्दों की रचना, अब जो हमारे पास बचा था, क्या बचा था, यौगिक बचा था। तो यौगिक बचा, तो यौगिक शब्दों की रचना, यौगिक शब्दों की रचना चार प्रकार से होती है, चार प्रकार की होती है। ठीक है, अब उसके बाद यौगिक शब्द की रचना चार प्रकार से होती है। अब चार प्रकार कौन कौन से हैं, चार प्रकार, संधि, पहला प्रकार संधि हो गया, उसके बाद उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, उसके बाद हमारा आता है समास। क्या आता है, समास। तो चार प्रकार हो गए। चार प्रकार देखे अभी आपने कि संधि हो गया पहला प्रकार, दूसरा प्रकार उपसर्ग, तीसरा प्रत्यय और चौथा हमारा समास हो गया। संधि हमने कंप्लीट कर ली अच्छे से, आज हम उपसर्ग कर रहे हैं, उसके बाद अगली नेक्स्ट क्लास में हम प्रत्यय करेंगे, उसके बाद समास अच्छे से समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे अब हेडिंग डालो उपसर्ग, तो उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं कि हमारा उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग होता है, यानी कि इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो उपजमा सर्ग, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उपजमा सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो उप का मतलब क्या होता है, समीप होता है, और सर्ग का अर्थ क्या होता है, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। क्या होता है, सृष्टि करना, यह होता है सर्ग का मतलब होता है। अर्थात इसका मतलब हो गया किसी शब्द के समीप, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, नया शब्द बनाना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी शब्द के समीप आकर, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना हमारा क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। क्या हुआ? उपसर्ग होता है। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है उपसर्ग की? परिभाषा तो वह शब्दांश, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? वह शब्दांश। अब इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा तो जो होती है वह शब्दांश, वह शब्दांश या अव्यय, वह शब्दांश या अव्यय, वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द से क्या होगा? पहले लगकर उसके, यहां मैंने दे दिया गैप, उसके अर्थ में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो वह क्या होता है? वह उपसर्ग कहलाता है, वह उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब आपको यह समझ में आया होगा इसकी परिभाषा से कि वह शब्दांश या अव्यय, वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, विशेष अर्थ स्पष्ट करता है या प्रकट करता है, वह उपसर्ग कहलाता है। वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब यहां पे ये चीज देखो, मैंने यहां खाली जगह क्यों छोड़ दी? तो उसके मतलब किस में परिवर्तन हो रहा, ये जानना तो जरूरी है ना कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो किस में परिवर्तन हो रहा है, किसके पहले लग रहा है और किसके बाद में लग रहा है। अभी मैंने बताया था आपसे कि जो हमारी मूल शब्द होता है, जो हमारा मूल शब्द होता है यानी कि धातु शब्द, मूल शब्द, तो इसमें क्या आएगा? यानी कि मूल शब्द या धातु शब्द से, मूल शब्द या धातु शब्द के अर्थ परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है। वह क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? उपसर्ग कहलाता है। वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब उपसर्ग अगर हम सामान्य भाषा में बात करें कि मतलब इतनी टफ लैंग्वेज यानी कि इतनी भारी भाषा ना देख के हम सामान्य शब्दों में बात करें इसकी, तो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वह क्या? हमारा उपसर्ग होता है। वह क्या होता है? हमारा उपसर्ग होता है। अब जैसे इसे मैं समझा देता हूं कि उपसर्ग क्या होता है। अब जैसे मैंने एक शब्द लिखता हूं, मैंने जैसे लिखा, एक शब्द लिखा हार शब्द लिखा, तो हार शब्द का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है, क्या होता है? पराजय होता है। इसका मतलब क्या होता है? पराजय। इसका अर्थ ही होता है, वो होता है पराजय। अब देखो, यानी कि इस हार शब्द से पहले जो भी शब्दांश लगेगा, शब्दांश या अवयव, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये तो अभी आपको पता चल गया, परिभाषा से ही पता चल गया, और मैंने देसी भाषा में ही बता दिया कि किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वो हमारा उपसर्ग होता है। ठीक है। अब ये हार है, हार से पहले अगर मैं प्र लगा दूं, क्या लगा दूं? प्र, तो ये क्या है? हमारा प्र, उपसर्ग है। उसके बाद मैं हार लिख दिया, तो हार हमारा क्या हुआ? हार हमारा मूल शब्द हो गया, यानी कि धातु, मूल शब्द धातु हो गया। तो हार से पहले यानी कि इस मूल शब्द में प्र लगा दिया, तो क्या शब्द बना? ये क्या बना? प्रहार बना, प्रहार। तो इसका अर्थ क्या होगा? अब इसका अर्थ जान लो क्या है, यानी कि चोट मारना। क्या हो गया? चोट मारना। तो इसका अर्थ ही बदल गया कि हार से पहले अगर उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? उसका अर्थ ही बदल गया, चोट मारना हो गया। उसी प्रकार अगर मैं लिख दूं इस हार यानी कि मूल शब्द से पहले मैं क्या लिख दूं? आ लिख दूं। क्या लिख दूं मैं? आ। हार से पहले मैंने उपसर्ग लिखा आ, तो अब इसका क्या होगा? अर्थ बदल जाएगा, शब्द ही नया बनेगा। तो क्या शब्द बना? ये बना आहार। क्या बना?
आहार बना। तो आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। आहार का मतलब होता है, आहार का अर्थ होता है भोजन होता है, भोजन होता है। अब और शब्द देख देते हैं, थोड़े से और शब्द देख लेते हैं। अब जैसे मैंने जोड़ दिया, सम जोड़ दिया, यानी कि मूल शब्द से पहले मैंने क्या जोड़ दिया? सम जोड़ दिया। तो सम, आपको यह पता है कि ये क्या हो जाएगा? संहार। क्या बनेगा? संहार शब्द बना। तो आपने संधि में ये पढ़ा था कि मैं के बाद अगर अंतस्थ व्यंजन या उसम व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, तो संहार हो गया। तो संहार का मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया विनाश। क्या हो गया? विनाश हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों? विनाश हो गया। एक शब्द और लिख लेते हैं। जैसे मैं लिखा, इस मूल शब्द से पहले मैंने बी लगा दिया, वी, तो बी शब्द लगाने से क्या हो गया? बिहार। क्या हो गया? बिहार बन गया। तो बिहार का मतलब क्या होता है? बिहार का अर्थ होता है घूमना। क्या होता है? घूमना बिहार का अर्थ होता है। अब आपको इतनी सब चीजों से एक चीज पता चली होगी कि उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ और मूल शब्द के अर्थ के आसपास रहता है। यह चीज आपको पता चली। क्या पता चली? कि मैं यहां एक नोट डाल के लिख देता हूं, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक नोट डाल के लिख देता हूं कि जो उपसर्ग विधि है, अभी हमने इतना सब करा, मैंने लिखा यहां नोट डाल के लिखना है, उपसर्ग विधि से क्या है? बने नए शब्द। क्या बने? नए शब्द का अर्थ, नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ। उपसर्ग के भावार्थ मतलब उसके भावार्थ तथा मूल शब्द, जो हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द के अर्थ के आसपास ही रहता है, आसपास ही रहता है। तो ये अभी जो हमने इतना कार्यक्रम करा, तो ये इसी बात से समझ में आ गया होगा कि जो उपसर्ग विधि है, जो उपसर्ग विधि से नए शब्द का निर्माण हो रहा है, नए शब्द बन रहा है, तो उसका भावार्थ तथा मूल शब्द का जो अर्थ है वो उसके आसपास ही रहता है। ये तो पता चल गया कि उसके आसपास ही रहता है। तो अब दोस्तों उपसर्ग स्टार्ट तो हो गया। अब इसमें यह जान लेते हैं कि हिंदी भाषा में उपसर्ग, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग कितने प्रकार से बांटे गए हैं। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग निम्न प्रकार से बांटे गए हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये बांटे गए हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग निम्न प्रकार से बांटे गए हैं। तो ये देखते हैं अब किस प्रकार से बांटे गए हैं। अब देखो इनके प्रकार तो 5 प्रकार भी हैं, मगर जो मुख्यतः मेन है वो 3 ही प्रकार हैं। तो हम उपसर्ग लिखेंगे और उपसर्ग के हम कितने प्रकार लिखेंगे? 3 प्रकार लिखेंगे। 2 प्रकार भी बता दिए जाएंगे। पहले हम जो मेन है उन्हें करते हैं। एक होता है संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग कितनी संख्या होती है? यह एग्जाम में पूछ लेता है कि संस्कृत के उपसर्ग की संख्या बताओ कितनी होती है। तो संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? 22 होते हैं। उसके बाद आते हैं हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? यानी कि 13 भी होती है। उसके बाद कहीं कहीं बुक में 10 और 12 भी लिखी जाती है, मगर एग्जामिनर जो सही मानता है वो किसे मानता है? 13 को सही मानता है, 13 को सही मानता है। उसके बाद आता है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू यानी कि अरबी फारसी के जो उपसर्ग हैं
अरबी फारसी। अरबी फारसी के जो उपसर्ग हैं वो कितने हैं? इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? इसकी संख्या है 19। अब आपको ये दिख गया होगा, इससे ये पता चल रहा है कि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, यानी कि 3 मेन हो गए हमारे, संस्कृत के हो गए, हिंदी के हो गए और उर्दू के उपसर्ग हो गए। तो जिसमें संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। हिंदी के उपसर्ग हमारे कितने होते हैं? 13 होते हैं। और उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं अरबी फारसी के, वो होते हैं हमारे 19 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं। और उसके बाद 2 और बचेंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग होंगे और अन्य उपसर्ग। यानी कि वैसे तो 5 प्रकार हो गए, मगर जो मेन होते हैं ना, ये हमारे मेन होते हैं बस, यानी कि ये हमारे मुख्य होते हैं। इन्हीं पे सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से बाहर नहीं जाता कोई क्वेश्चन, इन्हीं उपसर्ग से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। तो अच्छे से इन्हें ध्यान देना। तो अब इसमें एक चीज और लिखो, यानी कि उपसर्ग से, अब हम संस्कृत के उपसर्ग से हेडिंग डालेंगे, हम संस्कृत के उपसर्ग 22। उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? मैं लिखूंगा एक, जैसे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, पहले साफ कर देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ जान लेते हैं। तो वो क्या जानते हैं? वो जानते हैं जो हमारे हैं उपसर्ग के प्रयोग से, जो हमारे उपसर्ग के प्रयोग से, उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द भी बनाए जा सकते हैं, पर्यायवाची शब्द, और तीसरा है नई विशेषता वाले शब्द बनाए जाते हैं। नई विशेषता वाले शब्द बनाए जाते हैं। अब ये मैंने लिखा कि उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द भी बनाया जा सकता है, पर्यायवाची शब्द भी और नई विशेषता वाले शब्द भी। अब देखो इनका मैं बना के दिखाता हूं, इन्हें कैसे बनाते हैं। तो मैं पहले लिखता हूं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द मैं उपसर्ग से बना के दिखाऊंगा आपको, यानी कि उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द बनाना कैसे बनेगा। मैंने लिखा मूल शब्द, यानी कि धातु लिखा, मूल शब्द लिखा मान। अगर मान से पहले मैं कोई उपसर्ग जोड़ूं, वो ऐसा उपसर्ग हो कि इसे विलोम बना दे। तो जैसे मैंने लिखा मान से पहले अप लिखा, तो अप उपसर्ग लिखा मैंने, तो इस शब्द को बना के मैं क्या लिखूंगा, ये जो शब्द बनेगा बनेगा अपमान। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। ये आपको दिख गया होगा, मान का अपमान होता है विलोम शब्द। उसी प्रकार पर्यायवाची शब्द देख लो, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अब पर्यायवाची शब्द में मैंने लिखा, क्या लिखूंगा, मैंने एक मूल शब्द लिखा भ्रमण। क्या लिखा? भ्रमण लिखा। ठीक है। भ्रमण से पहले अगर मैं परी लगा दूं, परी, भ्रमण से पहले मैं परी लगा दूं, तो परी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ या चारों ओर। तो इसका जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, ये बनेगा परिभ्रमण। क्या बनेगा दोस्तों? परिभ्रमण शब्द बनेगा। क्या बनेगा? परिभ्रमण शब्द बना। तो यानी कि परिभ्रमण यानी कि चारों ओर भ्रमण करना। अब इसी प्रकार एक शब्द और बचा है हमारा, वो कौन सा है, यानी कि नई विशेषता वाले शब्द। तो नई विशेषता वाले शब्द कैसे बनाएंगे, नई विशेषता वाले शब्द वो कैसे बनाएंगे। अब देखो, जैसे मैं लिखूं अधिजमा कार, अधिजमा कार, तो नई विशेषता वाले शब्द बनेंगे। तो ये बना अधिकार बना। क्या बना? अधिकार बना। तो अधिकार में अगर आपसे पूछ ले कि अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा, अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो ऑप्शन दे देगा आपको 4, तो बताना है, मगर गलत नहीं करना। अधिकार में क्या होगा, अधि हो जाएगा। इसी प्रकार अनुजमा शासन, तो अनुशासन क्या शब्द बनेगा, ये बनेगा शब्द हमारा अनुशासन। क्या शब्द बना? अनुशासन शब्द बना, अनुशासन शब्द बना। अब इसके बाद हेडिंग डालते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अब जो हमने 3 प्रकार पढ़े थे, मेन यानी कि मुख्य हमारे 3 प्रकार हैं, तो हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग हेडिंग डालते हैं। दोस्तों हेडिंग डाला हमने संस्कृत के उपसर्ग, तो संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 22।
अब कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। हमारे 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो एक हो गया अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, उत या उद, ये एक होता है। उप, दूर या दु, दुस, दुस, दुस। उसके बाद निर, निस, नी, ये एक होता है। इसका मतलब अर्थ एक होता है नी, परा, परी, प्र, प्रति, बी, सम, सु, अन। तो ये कितने हो गए हमारे 22 उपसर्ग हो गए, 22 उपसर्ग हो गए। अब दोस्तों इसमें हेडिंग डालेंगे, इधर हमारा उपसर्ग लिखा होगा, उसका अर्थ लिखा होगा, उसके बाद हम शब्द बनाएंगे। तो शब्द हमारे कितने भी बन सकते हैं, उस उपसर्ग से जो उपसर्ग लगा होगा उससे कितने भी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हम यहाँ 3 या 4 शब्द लिखेंगे समझाने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों पहला शब्द है हमारा अति, हमने लिखा। तो अति हमारा उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमारा अति है, तो उसका जो अर्थ होता है अति का क्या होता है, अधिक होता है। अति का अधिक, अति उपसर्ग का अर्थ ये होता है, वो क्या होता है, अधिक होता है। तो कहते नहीं है भाई तूने तो बहुत अति कर रखी, हद्दी होगी तुझसे। तो अति का मतलब जो होता है वो होता है अधिक होता है। तो शब्द जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, और भी शब्द बना सकते हैं, कितने ही शब्द बना सकते हैं। दूसरा है हमारा उपसर्ग है, दूसरा हमारा अधि, क्या है हमारा अधि। तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, ऊपर या श्रेष्ठ, यानी कि ऊपर होगा या फिर वो श्रेष्ठ होगा। तो शब्द बनेगा अधिकार, अधिपति, अधिनायक, और भी शब्द बना सकते हैं आदि। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें अनु। तो अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या समान। क्या होता है, पीछे या समान। तो इससे कौन से शब्द बन सकते हैं, अनुकरण हो गया, अनुसार हो गया, अनुशासन हो गया, इस प्रकार के शब्द बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अप। तो अप का जो अर्थ होता है वो होता है बुरा या हीन होता है, बुरा या हीन। तो अप से, अप उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे, अपहरण हो गया, अपमान हो गया, अपयश हो गया। तो इस तरह से ये शब्द बनेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों अभी। अभी का मतलब होता है सामने या चारों ओर, सामने या चारों ओर। तो इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे, अभिनय हो गया, अभिमान हो गया, अभिषेक हो गया, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों अब। अब उपसर्ग का मतलब क्या होता है, हीन या नीच होता है, हीन या नीच। तो उससे शब्द कौन सा बनेगा, अवतरण हो गया, अवतार, अवगुण हो गया। तो इस प्रकार से ये 6 हमने अभी कंप्लीट करे। उसके बाद 22 के 22 इसी प्रकार से हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जो भी भाई बंधु यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें। अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना। अभी इसके बाद 6 पूरे हो गए हैं, 6 के बाद और लिखेंगे, यानी कि आ, उत, उद, ये पूरे के पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है दोस्तों, साफ कर दें। अब आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर तक हमारे उपसर्ग हो गए। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट उपसर्ग। तो आ हमारा उपसर्ग है। तो आ का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है तकिया समेत। क्या होता है, तकिया समेत। तो शब्द कौन कौन से बनेंगे, आजीवन बनेगा, आधार, आरक्षण, एक और शब्द बनेगा आजन्म, और भी बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है उत और उद। जो हमारा उपसर्ग होता है उत और उद, तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। तो इससे शब्द कौन कौन से बनेंगे, उत्कर्ष हो गया, उद्गम हो गया, उत्साह हो गया, और भी शब्द बनेंगे इस प्रकार। अब नेक्स्ट है हमारा उप। उप जो उपसर्ग है उसका जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है निकट या सदृश्य। क्या होता है, निकट या सदृश्य। जिसका शब्द क्या बनेगा, उपदेश बनेगा, उपहार बनेगा, उपकार बनेगा, और उपमंत्री बनेगा। तो दोस्तों ये शब्द मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि जिससे कि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, तो आसान करने के लिए क्लास को मैंने ये शब्द लिख दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा दुर या दु। इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, कठिन, हीन। क्या होता है, बुरा, कठिन, हीन होता है।
जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? दुर्गम, दुराचार, दुर्दशा। क्या बनेगा? दुर्गम, दुराचार, दुर्दशा। नेक्स्ट है दुस, दुस, दुस। क्या है? दुस, दुस, दुस। हमारे जो शब्द बनेगा इसका भी अर्थ पहले जान लो। इसका अर्थ क्या है? बुरा, कठिन, हीन। इसका भी यही अर्थ है जो दुर का और दू का है, वही अर्थ इसका है। तो शब्द बनेगा दुष्कर्म बनेगा, दुष्चरित्र, दुस्साह, और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा निर। तो निर का जो अर्थ होता है वो होता है बिना, बाहर, निषेध। बिना, बाहर, निषेध। तो शब्द क्या बनेगा? निरपराध हो गया, निराकार, निर्गुण, निर्धन। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा यानी कि नंबर 13 जो है उपसर्ग निस और नी। इसका जो अर्थ होता है वो होता है रहित, पूरा, विपरीत। यानी कि रहित भी होगा, पूरा या विपरीत। तो जैसे हो गया निश्चल हो गया, निस्तार हो गया, निसंदेह हो गया, निश्चिंत हो गया। इस प्रकार से शब्द बनेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा नी उपसर्ग। तो नी उपसर्ग का जो अर्थ है वो क्या है? निषेध, नीचे, अधिकता। क्या है? निषेध, नीचे, अधिकता। तो नी से जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? निवारण बनेगा, निपात, न्यून, निषेध। इस प्रकार के शब्द बनेंगे। अब आता है नेक्स्ट आता है परा। परा का मतलब होता है उल्टा। परा का मतलब होता है उल्टा या पीछे। तो पराजय हो गया, पराक्रम हो गया, परामर्श हो गया। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा परी। परी का मतलब होता है आसपास या चारों ओर, आसपास या चारों ओर। तो परी इससे शब्द जो बनेगा क्या बनेगा? परिजन, परिक्रम, परिमाण, परिवर्तन। इस प्रकार से शब्द बनेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रय। तो प्रय जो हमारा उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है? अधिक या आगे। क्या होता है? अधिक या आगे। तो प्रय से शब्द कौन सा बनेगा? प्रबल बनेगा, प्रकृति, प्रख्यात। इस प्रकार के शब्द बनेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रति। जो हमारा प्रति, प्रति का मतलब ही होता है उल्टा, सामने, हर एक। तो शब्द जो बनेंगे प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रत्यक्ष। तो दोस्तों ये हमारे 18 हो गए कंप्लीट। 4 और बचे हैं, 4 अभी बता देते हैं। अगर किसी को नोट करने हो दोस्त को तो वो नोट कर सकता है। मैं साइड हो जाता हूं। तो ये उपसर्ग है, बहुत ही आसान है। ये इस तरह के उपसर्ग आएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि जैसे आजीवन लिख दिया तो आजीवन शब्द में क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग आजीवन शब्द में क्या उपसर्ग होगा? आ उपसर्ग होगा। उसी प्रकार जैसे उसने लिख दिया हमारा प्रकृति, लिख दिया प्रकृति, तो प्रकृति शब्द में क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो प्रकृति शब्द में क्या उपसर्ग होगा? हमारा प्रय, हमारा उपसर्ग होगा। क्या होगा? प्रय हमारा उपसर्ग होगा। तो अब हमारे 4 बचे हैं। एक बचा है बी जिसका अर्थ होता है भिन्न या विशेष। उसके बाद सम होता है जिसका अर्थ होता है हमारा क्या होता है? उत्तम या साथ होता है। एक होता है सु यानी कि अच्छा या अधिक होता है। एक होता है लास्ट हमारा अन यानी कि नहीं या बुरा होता है। तो पूरे कर दें, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, ऊपर से साफ कर देते हैं। उसके बाद आप नीचे देख लेना। तो इसका हम 4 रोल लिख देते हैं। कौन कौन से बचे हैं? एक बचा है बी, एक बचा है सम। कौन कौन सा? बी, सम लिख देते हैं। यानी कि नंबर 19 बचा है बी। तो बी का जो अर्थ होता है क्या होता है? बी का अर्थ यानी कि भिन्न या विशेष। क्या होता है? भिन्न या विशेष। क्या होता है दोस्तों? भिन्न या विशेष। तो जैसे बनेगा शब्द क्या बनेगा? इससे विदेश बनेगा। एक शब्द विदेश हो गया। और भी शब्द बनेंगे। विलाप बनेगा, वियोग बनेगा, विलाप, विलाप बना, वियोग बना। उसके बाद विराम बनेगा। इस प्रकार से शब्द बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों सम। क्या आता है? सम। तो जो सम हमारा उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है दोस्तों उत्तम। क्या होता है? उत्तम या साथ। उत्तम या क्या होता है? साथ। तो क्या शब्द बनेगा? सम से संगम बनेगा, संस्कार बनेगा। क्या बनेगा? संगम बनेगा। उसके बाद संस्कार बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? एक शब्द और बनेगा संशय। क्या बनेगा? संशय। इस प्रकार और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है हमारा, कौन सा बचा है हमारा, अब बचा है सु। कौन सा बचा है, सु। सु का मतलब क्या होता है, अच्छा। क्या होता है इसका अर्थ, अच्छा होता है। अच्छा या अधिक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अच्छा या अधिक भी कह सकते हैं। तो सु शब्द से क्या बनेगा, एक बनेगा स्वागत बनेगा, स्वागत। बहुत ही अच्छा शब्द है स्वागत। जैसे हम अब किसी का स्वागत करते हैं तो सु से क्या बनता है, स्वागत बनता है। और क्या बनते हैं, एक सुगम हो गया, सुनिश्चित हो गया, सुशिक्षित हो गया, सुगम हो गया, सुगम। इस प्रकार और भी बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, यानी कि अन, जो लास्ट बचा है हमारा संस्कृत के उपसर्ग का, अन बचा है। अन का मतलब होता है नहीं। क्या मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है, नहीं या बुरा, नहीं या बुरा। तो जो शब्द बनेगा अन से, कौन सा बनेगा, अनावरण हो गया, अनादर हो गया, अनादर करना यानी कि मना करना किसी को, क्या हो गया, अनादर हो गया, अनादर। एक शब्द हो गया अनावरण, अनावरण हो गया। तो ये दोस्तों हमारे 22 के 22 संस्कृत के उपसर्ग पूरे हो गए। उम्मीद करता हूं आपको ये उपसर्ग अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे हिंदी के उपसर्ग। क्या डालेंगे हेडिंग, हिंदी के उपसर्ग। तो दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना पिछली संधि की क्लास कैसी लगी है और हिंदी की क्लास कैसी लग रही है। दोस्तों हेडिंग डालते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग हमारे कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो हम एक एक करके उनका अर्थ समझते हैं और उनसे शब्द बनाते हैं। तो पहला जो हमारा उपसर्ग है हिंदी का, पहले हिंदी के उपसर्ग देख लेते हैं कितने, 13 के 13, यानी कि ए, अन, कु, कै, दु, नी, ओ, अब, भर, सु, अद, उन, पर, बिन। ये हमारे 13 उपसर्ग हैं हिंदी के। तो एक एक का अर्थ समझते हैं और शब्द बनाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। पहला उपसर्ग है हमारा ए। ए का जो अर्थ होता है, इस उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव या निषेध। तो शब्द क्या बनेगा दोस्तों, अटल, अज्ञान, अथा। और भी शब्द बनेंगे, खूब सारे शब्द बन सकते हैं ऐसे। इसी प्रकार अब क्या है, दूसरा उपसर्ग है हमारा अन। तो अन का भी मतलब वही होता है सेम ही, अभाव या निषेध। क्या होता है, अभाव या निषेध। तो शब्द क्या बनेगा, अनमोल हो गया, अनपढ़ हो गया। इस तरह से शब्द बन जाएंगे। अगला है हमारा, नेक्स्ट है दोस्तों कु। कु जो है, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, बुरा। इसका अर्थ होता है बुरा। क्या होता है, बुरा अर्थ होता है इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया, कुचाल हो गया, कुपात्र हो गया, कुचक्र हो गया। नेक्स्ट है हमारा कै। तो जो कै उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है, बुरा या हीन। क्या होता है, बुरा या हीन। तो शब्द कैसे बनेंगे, शब्द बनेगा कपूत बनेगा, कचोट बनेगा। इसी प्रकार और शब्द बन जाएंगे। अगला है हमारा, नेक्स्ट है दू। दू का मतलब होता है कम, यानी कि कम या बुरा होता है। जैसे दुबला, दुगना, दुलारा। इस तरह से शब्द बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा नी। नी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, कमी होता है। नी उपसर्ग का अर्थ होता है कमी, यानी कि अगर इससे हम शब्द बनाए तो शब्द जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, निकम्मा बनेगा, निडर, निहत्ता। इस प्रकार से शब्द बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों ओ या अब। इसका जो अर्थ होता है, इस उपसर्ग का अर्थ होता है हीन, निषेध। तो इसका ओ से जो शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा, औलाद, ओगुन, ओसर। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। अब आता है नेक्स्ट है दोस्तों भर। भर का मतलब होता है पूरा, यानी कि इसका जो अर्थ होता है पूरा होता है। भरमार, भरपेट खाना, भरपूर। तो बोलते नहीं भरपेट खाना, तो यानी कि भर का मतलब होता है पूरा। अगर भरपेट में आपसे पूछा जाए, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग होता है, तो भरपेट में, भरपेट शब्द में उपसर्ग बताना है तो कौन सा होगा, भर हमारा उपसर्ग होगा। उसी प्रकार आता है सु। सु का मतलब होता है अच्छा। तो इसका शब्द क्या बनेगा, सुडोल, सुजान, सुफल। इस तरह से सुफल, इस तरह से शब्द बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा अध, यानी कि अध उपसर्ग का क्या होगा, इसका अर्थ क्या होता है, अध का मतलब आधा होता है। जो हमारे शब्द बनेगा, अधमरा हो गया। क्या हो गया, अधमरा। अध कच्चा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अध जला हो गया। इस प्रकार से और भी शब्द बनेंगे।
अगला आता है हमारा उन। उन का मतलब होता है एक कम। आपने गिनती पढ़ी होंगी, तो जो उन आता है ना, बार बार उन आता है, तो उसका मतलब होता है एक कम। जैसे मैं लिखा 29, 59, 69, इस प्रकार से हमारा उनका मतलब होता है, उनका अर्थ होता है एक कम। अब आता है पर शब्द ही आता है। नेक्स्ट है हमारा पर शब्द, यानी कि इसका अर्थ होता है दोस्तों दूसरा या बाद का। तो इससे शब्द क्या बनेगा? परलोक, परसर्ग, परोपकार, इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, यानी कि बिन। बिन का जो अर्थ होता है क्या होता है? बिना या निषेध। क्या होता है? बिना या निषेध। तो हम क्या बोलेंगे? इसे शब्द क्या बनाएंगे इसका? बिन ब्याह, बिन बादल, बिन जाने। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हिंदी के 13 उपसर्ग होते हैं। उम्मीद करता हूं ये उपसर्ग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना। मैं 1 मिनट इधर साइड हो जाता हूं। दोस्तों आपसे इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन पूछ ले किसी भी तरीके का, तो आप एकदम बता देना बिना सोचे समझे। इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है हमारा, यानी कि उपसर्ग। तो उपसर्ग में हमने क्या पढ़ लिए? संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए, हिंदी के उपसर्ग पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे? उर्दू के उपसर्ग पढ़ेंगे। दोस्तों हेडिंग डालते हैं उर्दू के उपसर्ग। हमने 2 प्रकार के उपसर्ग कर लिए, संस्कृत के कर लिए, हिंदी के कंप्लीट हो गए। तो अब हमारे हैं उर्दू के उपसर्ग। हमने हेडिंग डालते हैं, तो जिसमें हमारे उर्दू के उपसर्ग कितने होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं उर्दू के। तो अब इन्हें हम एक एक करके इनका उपसर्ग का अर्थ और शब्द बनाते हैं, 19 के 19 का। तो पहला उपसर्ग होगा उर्दू का कम। जो कम होगा इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है थोड़ा या हीन। तो इससे शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा जैसे कमजोर बन गया, कमबख्त हो गया, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। कमजोर, कमबख्त, इस प्रकार खूब सारे शब्द बन सकते हैं। ये मत समझना कि ये 2 शब्द बन जाएंगे, इससे खूब सारे शब्द बनेंगे। ये तो मैंने 1-2 लिखा है, उसके बाद कितने ही शब्द बना लो। कम से कमजोर, कमबख्त, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा खुश होता है अच्छा। तो खुश होता है हमारा, इसका मतलब होता है अच्छा। तो जैसे खुश खबरी हो गया, खुशहाल हो गया, खुश नसीब हो गया, इस तरह से हमारे शब्द बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें अगला है गैर। तो गैर जो उपसर्ग है हमारा उर्दू का, इसका क्या मतलब होता है? विरुद्ध या भिन्न, विरुद्ध या भिन्न। तो इसका शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। अब आता है नेक्स्ट आता है ना। ना का जो अर्थ होता है वो होता है अभाव, यानी कि ना का जो अर्थ होता है वो होता है अभाव। नाराज, नापसंद, नासमझ, इस तरह से ये शब्द बनेंगे। उसके बाद होता है बै। तो बै का क्या होता है? बै का अर्थ होता है अनुसार या और। तो जैसे बै से बनाम होता है, तो बनाम का मतलब होता है जैसे 2 टीमों के बीच में मैच होगा तो उसके बनाम लिखा जाता है। इस प्रकार से बगैर, बदौलत, ये शब्द बनते हैं। उसके बाद होता है नए शब्द, यानी कि बा शब्द आता है। बा, बा का जो अर्थ होता है क्या होता है? साथ। बा का अर्थ होता है साथ होता है। जैसे शब्द क्या बनेगा? बाकायदा, बाअदब, क्या बनेगा? बाअदब। तो अगला शब्द है हमारा, अगला जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? वो होगा बद। बद का जो अर्थ होगा वो होगा बुरा, यानी कि बदमाश, बदनाम, बदबू, ये सब होंगे हमारे बद के। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है बर। तो बर का अर्थ क्या होता है? बर का अर्थ होता है ऊपर, पर, बाहर, यानी कि जो शब्द बनेगा बर्दाश्त बनेगा, बर्खास्त बनेगा। बर्दाश्त और बर्खास्त शब्द बनेगा। नेक्स्ट है हमारा वे। वे का जो अर्थ होगा क्या होगा? बिना होगा। वे का अर्थ होगा बिना। बेईमान, बेचारा, बेइज्जत, इस प्रकार खूब सारे शब्द बन सकते हैं। अब जैसे अगला हमारा उपसर्ग है बिला। तो बिला उपसर्ग है उर्दू का, इसका मतलब क्या होता है? बिना, इसका अर्थ होता है बिना। तो इसमें क्या लिखेंगे? बिला वजह। तो हम जैसे लिखते हैं ना बिला वजह, बिला शक, बिला शक, इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसका जो मतलब होता है बिना वजह, बिना शक। तो ये उर्दू में बिला लिखा जाता है। बिना का जो अर्थ होता है इसका बिना, बिना अर्थ होता है बिला का। तो बिला वजह, बिला शक। अगला आता है हमारा बिल। तो बिल का जो अर्थ होता है इसमें
जो हमारा उपसर्ग है दोस्तों, बिल, बिल का अर्थ होता है साथ में, तो साथ में इसका क्या हो गया, शब्द क्या बनेगा, बिल्कुल, बिल आखिर, इस तरह से शब्द बनेगा। नेक्स्ट है हमारा ला, ला का जो अर्थ होता है क्या होता है, रहित होता है। ला का जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, रहित होता है। तो शब्द बनेगा ला इलाज बनेगा, लाजवाब बनेगा। उसके बाद आता है सर, सर का जो अर्थ होता है क्या होता है, मुख्य या मुख्य, मेन मतलब मुख्य होता है। तो इसका शब्द क्या बनेगा, सरताज, सरकार, इस तरह से हमारे शब्द बनेंगे। नेक्स्ट आता है हम मतलब समान, क्या होता है, हम का मतलब समान, जैसे हमदम हो गया, हम सफर हो गया, इस तरह से ये शब्द बनेंगे इसके। अब आता है अगला उपसर्ग आता है हर, हर उपसर्ग का जो अर्थ होता है क्या होता है, प्रत्येक होता है। जो शब्द बनेगा जैसे बनेगा हर दिन हो गया, हर साल हो गया, हर दिन हो गया, हर साल हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा अल, अल जो हमारा शब्द होगा, अल उपसर्ग होगा, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित। तो इस शब्द क्या बनेगा, अलवेला, अलवत्ता, ये शब्द बनेगा अलवेला बनेगा, अलवत्ता बनेगा। अब एन, एन पढ़ते हो आप, एन तो उर्दू का शब्द है हमारा एन, यानी कि उर्दू का उपसर्ग है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक या पूरा, क्या होता है, ठीक या पूरा। जैसे लिखा एन वक्त हो गया, एन मौका, इस तरह से। अगला जो हमारा उपसर्ग है फिल या फी, तो इसका जो अर्थ होता है में या प्रति, इसका अर्थ होता है। जैसे फिल से बना फिलहाल, फी से बना फी आदमी। अगला आता है नेक्स्ट है हमारा लास्ट, जो लास्ट उपसर्ग है हमारा, यानी कि इसका दर, दर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, में या भीतर, में या भीतर। तो शब्द बनाते हैं, इसका शब्द बनेगा दरअसल हो गया, दरमिया हो गया, इस तरह से हमारे शब्द बनते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं उपसर्ग संधि आपको क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिस भाई बंधु को नोट करनी है वो नोट कर सकता है, मैं साइड हो जाता हूं। देखो अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो बिल्कुल डरना नहीं है, ये बहुत आसान चैप्टर है। हिंदी व्याकरण का बहुत आसान चैप्टर है, हिंदी सामान्य का, यानी कि सामान्य हिंदी का बहुत ही आसान चैप्टर है। टॉपिक है उपसर्ग, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैंने आपको बताया इस तरह से सारे 19 के 19 उपसर्ग बताए अर्थ समेत। अगर किसी तरह से पूछा जाए, जैसे कि आपसे पूछ ले, कोई सा भी उठा के देख लो किसी भी प्रकार से, कि इसमें पूछ ले आपसे बाकायदा में उपसर्ग क्या होगा, बाकायदा शब्द का उपसर्ग बताओ क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसमें क्या होगा, वा इसका उपसर्ग होगा। इसी प्रकार जैसे बै लिख दे तो बै का मतलब लिख दे बदौलत, बदौलत शब्द में उपसर्ग बताना क्या है, तो बदौलत शब्द में बता दोगे आप, एकदम से सोचना ही नहीं है। बै उसका उपसर्ग है, बै उपसर्ग है। अब आपसे पूछ ले खुशखबरी में उपसर्ग बताना है, खुशखबरी में उपसर्ग बताना है, तो खुशखबरी में उपसर्ग क्या होगा दोस्तों, खुश हो जाएगा, खुश इसका उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि खुश इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें बस लास्ट बचा है, यहां तक जो हमारे मुख्य थे, मेन थे, वो कंप्लीट हो गए अच्छे से। अब बचे हैं अंग्रेजी के उपसर्ग और कुछ अन्य उपसर्ग हैं, उन्हें और देख लेते हैं और हमारा उपसर्ग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद हम कल करेंगे प्रत्यय, तो वो लास्ट और देख लेते हैं। आप हेडिंग डालते हैं दोस्तों, जो हमारे 3 उपसर्ग होने के बाद चौथा उपसर्ग है, अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं, उसके बाद कुछ अन्य उपसर्ग हैं, ये देख लेते हैं। हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है उपसर्ग का, बस ये देख लेते हैं। अब जैसे हमारा क्या है, सब अंग्रेजी के कुछ खास यानी कि बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, इनसे अगर किसी प्रकार का कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर देना। तो जैसे अब आता है हमारा सब, सब हमारा उपसर्ग है अंग्रेजी का, तो सब का जो अर्थ होता है वो होता है अधीन। तो जो शब्द बनता है जैसे सब जज हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, तो मतलब ये नहीं है किसी के अधीन होते हैं, यानी कि किसी के अधीन होते हैं। डिप्टी का मतलब होता है सहायक, डिप्टी का मतलब होता है, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, यानी कि डिप्टी कलेक्टर हो गया, डिप्टी मिनिस्टर हो गया, तो ये सहायक होते हैं। जनरल जो अगला इसमें शब्द है, अगला क्या है उपसर्ग हमारा, जर्नल, जर्नल का मतलब होता है प्रधान, तो जनरल मैनेजर हो गया, जनरल सेक्रेटरी हो गया, तो जनरल का मतलब क्या होता है, प्रधान होता है। नेक्स्ट है इसमें चीफ, चीफ का मतलब होता है प्रमुख, क्या होता है, चीफ का मतलब प्रमुख होता है।
क्या होता है, प्रमुख होता है। चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। हेड, अगला शब्द है, अगला उपसर्ग है हमारा हेड। हेड का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मुख्य। हेड मास्टर, हेड क्लर्क, तो ये मुख्य होते हैं। 22 का मतलब होता है सहायक, तो ये क्या होता है, शब्द क्या बनेगा इससे, वाइसराय हो गया, वाइस चांसलर हो गया, तो ये सहायक होते हैं। तो बाकी बचे हुए कुछ अन्य उपसर्ग और हैं दोस्तों, ये और देख लेते हैं। जैसे एक उपसर्ग होता है हमारा अध। अध का जो अर्थ होता है क्या होता है, नीचे। अध का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नीचे, यानी कि अधपतन हो गया, अधोगति हो गया। उसके बाद आता है अंत्य। अंत का जो मतलब होता है, अंत का उसका मतलब होता है, अर्थ होता है भीतरी, यानी कि अंतःकरण, अंतर्देशीय। उसके बाद आता है चिर। चिर का मतलब होता है बहुत देर, यानी कि बहुत लंबे समय तक, बहुत देर। तो चिरायु हो गया, चिरंजीवी हो गया। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है पुनर। पुनर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, फिर, यानी कि फिर से। पुनर्जन्म, फिर से जन्म। पुनर्जीवन, फिर से जीवन। एक होता है, अगला उपसर्ग होता है बहिर। बहिर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, बाहर, यानी कि बाहर करना। बहिर, बहिर्गमन, बहिष्कार करना। सत होता है, सत माने सच्चा होता है। सत का जो अर्थ होता है, सत उपसर्ग का, वो होता है सच्चा। तो हो गया सज्जन, हो गया सदाचार, हो गया, और भी शब्द बना सकते हो आप। उसके बाद आता है सम्मान, यानी कि सम से बनेगा सम्मान। इसका जो अर्थ होगा सम्मान होगा। समकालीन हो गया, समकोण हो गया। उसके बाद आता है सह। सह का मतलब होता है साथ। सह का मतलब क्या होता है, सह का अर्थ होता है साथ। तो सहकार हो गया, सहयोगी हो गया, सहपाठी हो गया, और भी आप खूब सारे शब्द बना सकते हो इस प्रकार के। तो दोस्तों जो हमारे उपसर्ग थे हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए, एक एक आपको समझाया अच्छे से। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको समझ में आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने यार दोस्तों में क्लास को शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।